हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। आज चलते हैं नाइन्थ क्लास में। आज हम नाइन्थ क्लास क्षितिज पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 6, प्रेमचंद के फटे जूते। जो लेखक हैं हमारे हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हरिशंकर परसाई जो है वो एक व्यंग्यात्मक लेखक हैं, बड़े प्रसिद्ध, और बहुत सारे पुरस्कार इनकी फेहरिस्त में हैं। तो चलिए पहले हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लिखने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में इनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडी का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखकों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। पूरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि स्थानीय भाषा का जोर रहता है उनके साहित्य में। इससे क्या होता है कि वो लोकल जो लोग, स्थानीय लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। और जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं शीर्षक निबंध है, ये परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदिक सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। देखिए बच्चों, व्यंग्य लेखकों की खास बात क्या होती है कि ये सीधे साधे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी अंदर की अंतर्निहित बातें कह जाते हैं। जो बातें बड़े बड़े कवि लेखक नहीं कह पाते, वो अपने व्यंग्य के माध्यम से बड़े सरलता से कह देते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है बच्चों, इसमें उन्होंने बताया कि प्रेमचंद कितने सीधे साधे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, लेकिन एक अनूठे रचनाकार थे। कितने गहरे मतलब उन्होंने विचार रखे हैं शोषण के विरुद्ध, और बहुत सारी जो ऐसी सामाजिक बुराइयां थी वो प्रेमचंद ने अपने साहित्य में रखी हैं। तो ये उसके बारे में एक पाठ लिखा, निबंध लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पांव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बंद मतलब फीते बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। फीते क्या होते हैं, उनके ऊपर एक लोहे की पतरी सी होती है, सबने देखा है, और वो छेद में से आसानी से निकल जाए ताकि फीता। लेकिन जब हम मतलब ऐसे लापरवाही से उनको बांधेंगे तो ऊपर से वो पत्ती निकल जाती है, तो फीतों को फंसाना बहुत मुश्किल हो जाता है उन सुराखों में से। तो उसकी बात कर रहे हैं ये। तब बंद कैसे भी कस ले जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल रही है। गरीब किसानों के जूते बहुत बार आपने देखे होंगे, जो में काम करते हैं, उनके जूते बेचारों के फटे रहते हैं और उंगलियां उन जूतों में से बाहर निकल आती हैं। तो ये प्रेमचंद जी का रूप वो बता रहे हैं। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये कि हम क्या करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, शादी में जाते हैं, तो हमारी ड्रेस सेंस अलग होती है। हम बहुत सुंदर बनते हैं, हम बार बार बालों को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, अपने कपड़ों को देखती हैं। ठीक है कि इसमें से कुछ इधर उधर तो नहीं है। लेकिन प्रेमचंद फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन उनके जूते फटे हुए हैं, और ठीक है, और चेहरे का जो वर्णन था वो लेखक ने पहले ही पैरे में कर दिया है। तो ये वैसे व्यक्तित्व हैं जिनके पास कुछ नहीं है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है
मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा, सोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। कहने का मतलब है कि जो प्रेमचंद का व्यक्तित्व था वो एक बहुत गहरे, जैसे दुखी व्यक्ति होते हैं लेखक, उस टाइप का व्यक्तित्व था, क्योंकि उन्होंने हमेशा शोषित वर्ग की आवाज को ऊपर उठाया है। और जब हम फोटो करते हैं तो कोई चीज कहता है, कोई रेडी कहता है, तो जब क्या हमें मुस्कुराने के लिए बोला जाता है जब हम फोटो खिंचाते हैं, तो लेखक ने, जो फोटोग्राफर ने प्रेमचंद को जो बोला होगा कि मुस्कुराइए, तो इतने वो मुस्कुराने लगे होंगे, इतने में वो उन्होंने क्लिक कर दिया और चलिए बात खत्म। ठीक है, वो मुस्कुराने के लिए सिर्फ एक अपने ड्यूटी पूरी करने के लिए कह रहे थे। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है और किसी पर हंस भी रहा है? फोटो तो खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ने खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही नहीं मांगते बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिसमें फोटो में खुशबू आए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। देखिए कितना गहराई से वर्णन किया है कि मांगी ड्रेस से लोग शादी कर लेते हैं, मांगी गाड़ी से बारात में चले जाते हैं और बीवी तक भी उधार ले लेते हैं। मतलब ये इंतहा है, मतलब दिस इज द बॉर्डर, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता कि बीवी भी मांग ली उन्होंने फोटो खिंचाने के लिए। तो लेखक जो है इसके माध्यम से ऐसा व्यंग्य करना चाहता है कि देखिए फोटो खिंचाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं और आपने ये फटे जूतों में फोटो खिंचा लिया। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। ठीक है, ये देख कर लेखक को बड़ी चुभन होती है कि जो एक, देखो बच्चों, एक जो लेखक होता है ना, वो एक समाज का, हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं, सराउंडिंग का आईना होता है। ठीक है, तो लेकिन जब वो हमारा बंदा ऐसा है प्रेमचंद, तो इससे लेखक को बड़ी मतलब दर्द की अनुभूति होती है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर उंगली के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा के नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मीन्स दिखावा, दिखावा मतलब ऊपर से हम बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर हम खोखले हो चुके हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं है। हमारा समाज लहूलुहान हो चुका है, कुरीतियां बुराइयां इन्होंने हमारे समाज को घेर लिया है, लेकिन ऊपर से हम बहुत अच्छे होने का आडंबर कर रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ। ये देखिए सारी प्रेमचंद की रचनाएं हैं, ये गोदान, पूस की रात, ठीक है, ये सुजान, वो जो ये सारी प्रेमचंद की रचनाओं की उसने मोटी मोटी बातें यहाँ लेखक ने कर दी है। कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर
लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। मतलब ये क्या कहते हैं कि उसका जो फतेहपुर सीकरी माने जाने के कारण जुम्मन दास का जूता भी फट गया था, तो वह भगवान का नाम लेना भूल गया था। तो इस प्रकार बुलाकर देने वालों के लिए उसने कहा था कि जिनको देने से हमें दुख पैदा होता है उनको सलाम करना पड़ता है, यह बड़े दुख की बात है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है। शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। कहने का मतलब है कि ये सारी सामाजिक बुराइयों पर जो लेखक ने कुठाराघात किया है प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से, ये उसी की बात है कि उस सबको मार मार के तुम्हारा जूता घिस गया। तुमने उसे बचाकर उसके बगल से भी तो कोई रास्ता निकाल लेते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती। कहने का मतलब है कि तुम अफसर से समझौता कर लेते, तुम बुराइयों से समझौता कर लेते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। मतलब कि धर्म कर्म के अनुसार आप नहीं चले, कि वो आपकी कमजोरी नहीं थी, उससे आप नहीं डूबे, वो आपकी मुक्ति थी, उसने आपको मुक्त कर दिया। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिससे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ का ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम कैसे चलोगे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। इसमें क्या है कि जो समाज में आडंबर है, भेदभाव, तो लेखक बार बार ये बोलते हैं कि जूता घिसने की बजाय फट कैसे गया। अरे फटेगा जब किसी हम जोर जोर से बुराइयों को, लेखक ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को उसने बार बार ठोकर मारी है तो जूता फट गया। लेखक कहता है कि घृणित वस्तु की ओर प्रेमचंद पैर की उंगली से इशारा करते हैं, वो हाथ की उंगली से इशारा करना उचित नहीं समझते। समाज में व्याप्त भेदभाव, आडंबरपूर्ण व्यवहार को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। मतलब जो मुस्कान है ना, वो किस लिए है? वो व्यंग्य मुस्कान है। देखिए समाज में कितना आडंबर व्याप्त है। और अंत में लेखक स्वीकार करता है कि प्रेमचंद द्वारा दिए गए निर्देश को वह समझ गया कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं भैया, इन बुराइयों को समझो, इन बुराइयों से निकलो और अपने तलवे को मत काटो, मीन समाज को मत तोड़ो, इन बुराइयों को समाज से निकालो। तो बच्चों ये था प्रेमचंद का फटा जूता, जिसमें बताया है कि जो समाज है वो बहुत बुराइयों से ग्रस्त है। हमें समाज को इन बुराइयों से, इस गंदगी से, इन आडंबरों से मुक्त करना है, तभी समाज एक अच्छा समाज बनेगा, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये था पाठ। और अब हरिशंकर परसाई के इस पाठ को आपने पढ़ना है, इसके एक्सरसाइज को आपने अटेम्प्ट करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की वीडियो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में और मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।